लंप सम लगाना चाहिए या थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी के माध्यम से जाना सही स्ट्रेटजी होती है? क्या सजेस्ट करते हैं आप? मेरे हिसाब से कोई सही वक्त नहीं होता और हर वक्त सही होता है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है विच इज़ P इंटू 1+R/100 रेज टू N, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वो R नहीं है जो 11-12% का, सबसे इम्पोर्टेंट है N। नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है फंड के फनकार। जी हाँ, और इस सीरीज की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी कि अभी हम जिस परिस्थिति और स्थिति से गुजर रहे हैं उसमें बीते 1-1.5 साल से लोगों को उस तरीके के रिटर्न नहीं मिले, खासतौर से उनको जिनको 2020 से लगातार अच्छे रिटर्न की आदत थी। तो फंड के फनकार लेकर के हम इसलिए आए कि आखिर में क्या अभी बाजार पे भरोसा बरकरार रखना चाहिए, और वो लोग जो कि इस फन में माहिर हैं, इस खेल में माहिर हैं, पैसा बनाने के फन में माहिर हैं, वो क्या सोच रहे हैं। इस सीरीज़ में अलग अलग लोगों से लगातार हम आपकी बातचीत, आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, और इस सीरीज़ में आज हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। अभिषेक गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। मोट वेल्थ एसोसिएट LLP के फाउंडर और पार्टनर, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सर। थैंक यू सो मच। और अभिषेक जी, आपकी जर्नी के बारे में एक झलक देखी तो उसमें पता लगा कि आप फॉरेन बैंक में भी आपने जो है कामकाज किया 2-3 साल। बहुत लोगों को आपने ट्रेन भी किया। मैं ज़रा आपकी यात्रा को थोड़ा पहले समझना चाहूँगा ताकि क्योंकि कैसे इस क्षेत्र में रुचि हुई, कहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई, इसके बारे में थोड़ा-सा ज़िक्र कीजिए। ज़रूर ज़रूर, थैंक यू सो मच विपुल जी, आपने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। मैं खुद सोचा था मैं वो आदमी हूँ कि नहीं। अरे नहीं, नहीं, क्या बात कर रहे हैं। और आपकी काबिलियत और आपकी योग्यता, उस पे आगे चलते-चलते और ज़्यादा बातचीत होगी। अपने दर्शकों को बता दें 20 साल से लंबा अनुभव जो है इस क्षेत्र में हो चुका है। तो आज की इस पॉडकास्ट को सुनना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको समझ में आएगा कि कैसे अपने फंड को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। तो सर, शुरुआत पहले आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? कहाँ से ये मन में आया कि इस क्षेत्र में जाना है? तो जैसे आपने बताया कि मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद हमारा MBA फाइनेंस किया, उसके बाद 1 साल मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहा था फाइनेंस के काम में। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया एक फॉरेन बैंक, वहाँ मैं कुछ 3.25 साल था। तो जब मैं फॉरेन बैंक में था तो जब मेरे आसपास के जो मेरे कलीग्स थे, पीयर्स थे, तो मैं देखता था कि सब में एक कन्फ्यूजन रहता था कि क्या करें पैसे का। और मैं देखता था कि सब लोग जैन, फरवरी, मार्च में जब ये टाइम आता था 80C का डिडक्शन लेने का, तब सब एक्टिव हो जाते थे और सब बात करते थे कि कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है या कौन सा ELSS अच्छा लग रहा है, और उसके अलावा और कुछ पता नहीं होता था लोगों को। तो इट वाज अ फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट जो सब लोग करते थे बिकॉज ऑफ 80C। एंड देख रहा था कि जो लोग बेच भी रहे हैं ये, उनका रुझान उस तरफ रहता था कि कैसे मुझे ज़्यादा पैसा मिल जाए, कि ऐसा प्रोडक्ट मैं दूं मेरे इन्वेस्टर को जिसमें मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो, क्लाइंट को कम हो। और क्योंकि इतनी जल्दी में होता है आदमी जैन, फेब, मार्च में, जो कह दिया गया वो मान लेता है। तो मैंने देखा कि ये स्पेस में बहुत जगह है जहाँ एक अगर अच्छा काम करे कोई तो इसको काफ़ी बड़ा किया जा सकता है, और बहुत सारा बड़ा मार्केट है जिनको अच्छी एडवाइस नहीं मिल रही है। तो तब मैंने सोचा कि ये काम छोड़ के क्यों ना ये खुद का शुरू करें। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि मैं लोगों को सही एडवाइस कर सकता हूँ? कि आप तो एक, आपने बताया जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कहीं काम कर रहे थे, फिर एक फॉरेन बैंक में गए, तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि ये लोग सही नहीं बता पा रहे हैं और मुझे पास सही जानकारी है और मैं लोगों के फंड को सही तरीके से मैनेज कर सकता हूँ, या कैसे मैनेज करना है वो बता सकता हूँ? तो एक सेइंग है ना जी, करते की विद्या है थोड़ी सी। बट फ्रैंकली बताऊं तो मैं 3 साल में जब मैं काम कर रहा था तो लास्ट 6-8 महीने में थोड़ा सा मुझे इंट्यूशन हो रहा था कि ये मुझे मज़ा नहीं आ रहा है काम करने में, और काफ़ी मोनोटोनस हो गया था काम। तो ये तो पक्का था कि ये तो नहीं करना है। फिर डिसाइड किया कि क्या कर सकते हैं। तो जब ये मैं देखा आसपास मेरे, और मुझे देखा कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और प्लस उसी टाइम एक CFP का कोर्स भी लॉन्च हुआ था 2-3 साल पहले। तो 2009 में मैंने CFP भी क्लियर किया, एंड उसके बाद मैंने फुल टाइम यही कर रहा हूँ मैं। और तब से अभी तक इट्स बीन अ जर्नी ऑफ 17 years नाउ। एंड ओवर द इयर्स मैं देखा है कि जो छोटा इन्वेस्टर है ना, उसकी बात करने वाला, उससे बात सुनने वाला, उसको एडवाइस करने वाले बहुत कम लोग हैं। सबको चाहिए कि एक बड़ा चेक मिल जाए, एक बड़ी पॉलिसी मिल जाए, तो एक बड़ा कमीशन का चेक आ जाए। बट जो बड़े लोग हैं उनके लिए
वो सर्विस के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो छोटा इन्वेस्टर है जिसको रियल में मालूम करना है क्या करना है पैसे का, उनके उसके लिए बारे कोई में नहीं। सोचने वाला कोई नहीं है। अच्छा, इस पे भी आएंगे, हाँ लेकिन जी, उससे पहले ये बताइए कि जब आपने ये सोच लिया हाँ जी, कि ठीक है, अब मुझे इस काम की तरफ बढ़ना है हाँ जी, और मैं इस क्षेत्र में अच्छा कर सकता हूँ, श्योर। तो फिर ये अपनी कंपनी शुरू करना या उसमें कैसे ये शुरुआत हुई कि नहीं एक कंपनी शुरू करते हैं? ये शुरू से ही रहा या पहले आपने थोड़ा-सा एक्सपीरियंस गेन किया, उसके बाद ये पार्टनरशिप और ये जो मोट का आपने आइडिया कहाँ से आया? तो पहले तो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, हुँ, और फिर थोड़ा खुद का पैसा, थोड़ा फैमिली का पैसा, और फिर धीरे-धीरे के जो हमारे पीयर्स थे मेरे बैंक में, वो मेरे क्लाइंट बन गए, मेरे दोस्त मेरे क्लाइंट बन गए। और पहले 2-3 साल में काफ़ी स्ट्रगल था, क्योंकि जो भरोसा ऐसी चीज़ है वो धीरे-धीरे आता है। और पैसे के मामले में तो बहुत ही कम आता है। क्योंकि अगर आपके पास 50 लाख भी हो, और हुँ, अगर मैं कोई भी नया आदमी मिलने आया, तो आप बोलोगे मेरे पास 10 लाख ही है, आप हुँ, बताओ क्या करते हो 10 लाख का पहले। और फिर धीरे-धीरे टाइम निकलता है, उसको कॉन्फिडेंस आता है, वो धीरे-धीरे बढ़ाता है अपना। बढ़ाता है। तो ऐसे बहुत बार होता है हमारे साथ भी कि हम क्लाइंट को मिलते हैं और वो बोलता है मेरे पास सिर्फ 30 लाख रुपए हैं, और 1 साल बाद फिर से मिलते हैं तो मेरे पास 1 करोड़ की एफडी भी है। बोला सर आपने पहले तो नहीं बताया था ये। हाँ, वो अभी मेरे को मालूम पड़ा, वो एफडी हुई थी। तो ट्रस्ट ऐसी चीज़ है, और पैसे के मामले से बताया आपने, वो धीरे-धीरे बढ़ती है। बढ़ती है। और ये कॉन्फिडेंस मुझे जब आया, जब मैं लोगों को मिला, मतलब काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को मिले हम लोग, एंड लोग के जब पोर्टफोलियोज देखे, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो उनकी ज़रूरत थी ही नहीं, या इंश्योरेंस एकदम कम था जो होना चाहिए था। एक ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली का इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। वहाँ पे एंडोमेंट प्लान्स थे जहाँ पे इंश्योरेंस कवर कम था, प्रीमियम बहुत ज़्यादा था, प्रीमियम। या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज में नंबर ऑफ फंड्स बहुत ज़्यादा थे। तो अच्छे पोर्टफोलियो बनाने की एक समझ जो है वो नहीं दिखी मुझे, हुँ। और वहाँ पर बस लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो कंपनी कैसे शुरू, मतलब कंपनी या फिर कोई साथ में मिला आपके, मतलब किसी दोस्त के साथ शुरू की, खुद तो से ये शुरू की? शुरू तो खुद की थी हुँ, 2009 में। हुँ, फिर 2014-15 में मेरे एक कलीग हैं सुभाष चौहान, हु अभी मेरे पार्टनर हैं। जी। तो ही वाज अ सीईओ इन अ फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। हुँ, तो वो भी खुद का शुरू कर रहे थे। तो मैं सोचा कि उन्होंने सोचा, और मैं साथ में मिलके सोचा क्यों ना साथ में चलें। हम लोग का दोनों का टारगेट वही था कि लोगों को हेल्प करना है और उनके फाइनेंशियल गोल को अचीव कराना है। तो हमने साथ में हाथ मिलाया, और अभी कंपनी का नाम है मोट वेल्थ एसोसिएट्स एलएलपी। एलएलपी। इट्स अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, हुँ। एंड वहाँ से उसको ग्रो कर रहे हैं धीरे-धीरे जी। चलिए ठीक है सर, अब ज़रा आते हैं, थोड़ी-सी बाज़ार की बात कर लेते हैं श्योर। और थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि उस समय जो लोग गलतियाँ कर रहे थे आज के 17-18 साल पहले, हुँ, अभी भी बहुत सारे लोग उसी तरह की गलतियाँ करते हैं। हुँ, हालाँकि एक चीज़ थोड़ी-सी बदली है कि लोगों का भरोसा भारतीय अर्थव्यवस्था पे पहले के मुकाबले थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। पहले लोग भरोसा ज़्यादातर एफडी और इन तमाम चीज़ों पे ज़्यादा होता था। वो हम देख रहे हैं कि अब छोटे शहरों में भी लोगों हुँ, का भरोसा म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ रहा है। हुँ। आपसे सवाल ये जानना चाहेंगे, बड़ी गलतियाँ जो है, वो लोग ऐसी कौन-सी होती हैं जो बहुत ही कॉमनली आपको दिखाई देती हैं, ख़ास तौर से जब वो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं? सबसे बड़ी गलती होती है कि हर्ड मेंटालिटी, जिसमें बिकॉज़ सब लोग कर रहे हैं तो ये अच्छा होगा। स्पेशली जब ये आदमी आता है सेक्टर फंड्स या कोई एसेट क्लास को चेज़ कर रहे हैं। जैसे अभी जनवरी में सिल्वर गोल्ड का एक दबदबा चल रहा था, सब लोग उसी की बात कर रहे हैं। तो ये नहीं पूछ रहे थे कि आपके पास एफडी कितनी, पूछ रहे थे कि आपके पास सिल्वर सिल्वर कितना है, कितना गोल्ड है? कितना है। तो पूरा जो मार्केट है, इट इज़ गोइंग थ्रू अ साइकिल। तो हर चीज़ का एक टाइम आता है, फिर वो चले जाता है, फिर एक टाइम आता है, फिर चले जाता है। तो एक अंग्रेजी में कहावत है, दिस टू शैल पास। हुँ, तो अच्छा टाइम भी गुजरता है और बुरा ख़राब टाइम वक़्त भी भी गुज़र गुजरता है। जाता है। तो ये जो गलती सबसे कॉमन देखता हूँ मैं, हुँ, कि हर्ड मेंटालिटी की। और दूसरी है कि पैनिक में सेल करना। हुँ, ये बहुत ही कॉमन गलती है, बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपने अगर 100 रुपये डाले हैं और उसकी वैल्यू आज 70 हो गई या 80 हो गई, तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो डर होता है हुँ, कि क्या ये 70 ज़ीरो हो सकता है, क्या मेरा पैसा पूरा डूब जाएगा। हुँ, और क्योंकि हमने स्टोरी सुनी है हुँ, कि आपने बहुत सारे कंपनियों के स्टॉक्स 1/3 हो जाते हैं, 1/10 हो जाते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा कंपनीज़ का, लेकिन हुँ, काफ़ी सारे पता है लोगों को। तो सबको लगता है कि शायद मेरे साथ भी वही तो नहीं हो रहा। बट क्योंकि म्यूचुअल फंड एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है, एक फंड में 70, 80, 90, अभी तो 120, 130 स्टॉक होते हैं, तो वो ज़ीरो होना तो नियरली इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल। एंड हमने जो आज भी चल रहा है माहौल, हुँ, एक वॉर का, एक युद्ध का, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, हुँ, इसके पहले भी कई युद्ध हुए हैं।
और इससे पहले कई बड़े स्कैम भी हुए हैं। कोविड का आप याद करें तो हालत बहुत ही बुरी थी, तो वहाँ से बाउंस बैक देखने को बाउंस बहुत देखने को मिला। तो जो पेशेंस है ना, वो पीपल लूज़ कर लेते हैं। एंड क्यों लूज़ करते हैं? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म पे फोकस करते हैं। अगर आप पूछें क्वेश्चन कि आपने शुरू कब किया था म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स और आपने किस लिए किया था, तो आप वर्ड सुनेंगे रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, या मुझे घर लेना है 7 साल बाद, 6 साल बाद। लेकिन जब ये डाउन टर्न आता है तब ये तीनों चीज़ें बाहर चली जाती हैं। तभी आता है फियर कि जो मैंने घर के लिए सोचा था वो अभी ज़ीरो हो गया तो घर कहाँ से बनेगा। और ये होता है क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है, क्योंकि आपने साइकिल्स देखी नहीं है। तो वहाँ पे आपको किसी से बात करनी है, किसी से वैलिडेट करना है कि मैं जो सोच रहा हूँ कितना सही है, कितना गलत है। अभी की सिचुएशन में अभिषेक जी कितना मुश्किल होता है। हालांकि अभी ये पीरियड थोड़ा छोटा है, लेकिन मान लीजिए कि अगर ये पीरियड थोड़ा और लंबा बढ़ता है, जो अभी वॉर की सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं और उसका इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पे हो सकता है लंबे समय तक रहे। प्राइम मिनिस्टर ने इसकी तरफ इशारा किया और जो हम सिचुएशन देख भी रहे हैं, तो लोगों ने ऐसी स्थिति 2020 के बाद देखी नहीं। बहुत बड़ा वर्ग 2020 के बाद आया और लोगों ने बहुत अच्छे स्मॉल कैप में भी पता लगा कि 6 महीने में पैसे डबल हो रहे हैं, साल में पैसे डबल हो रहे हैं। नॉर्मल कोर्स में ऐसा होता नहीं है, लेकिन उन लोगों को जो रिटर्न मिले पिछले 2 साल से जब लोगों को नहीं मिल रहे हैं, अभी तक तो लोगों ने धैर्य बना के रखा हुआ है और लोगों की SIPs चल रही हैं। क्या आपको डर लगता है कि अगर इस तरह का रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न अगर साल भर और ऐसा रहा तो फिर क्या कॉन्फिडेंस कैसे निवेशकों का रोक पाएंगे? इसको लेकर के कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि इसमें बहुत लोगों की, जो हम लोग लाइव शोज में देखते हैं कि क्वेरीज आती है, क्या पूरी तरह कैश में आ जाएं, क्या बंद कर दें, इससे अच्छा तो बैंक था, आप लोगों ने फंसा दिया, जो लोग डायरेक्ट शेयर मार्केट में करते हैं। तो ये आप इसका जवाब क्या देंगे? एक अगर आप डेटा पॉइंट शेयर करते हैं, जैसे अगर लास्ट 20 साल का अपन हम रिटर्न देखें तो 2 ही एसेट क्लास है जिन्होंने डबल डिजिट रिटर्न दिया है। एक इक्विटी है जिसने 11.5 से 13.5 के बीच में दिया है, और एक गोल्ड है जिसने अराउंड 11.25 12.5 के आसपास दिया है। और अभी लोग गलती क्या करते हैं कि वो जो 12% है उसको समझते हैं कि वो हर साल आएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। ऐसा टाइम भी आता है 4 साल ज़ीरो रिटर्न है और फिर एक साथ 3 गुना हो जाता है पैसा। हमने देखा 2020 और 24 में कैसे पैसा 8,000 का निफ्टी कहाँ पहुँच गया, और उसके पहले जो 4 साल थे रिटर्न वो काफ़ी कुछ बना ही नहीं पैसा। तो ये साइकिल्स चलती रहेंगी और आगे भी चलती रहेंगी। और आपने जो बहुत सही कहा कि ऐसे टाइम पे धैर्य रखना बहुत बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। तो इसका एक ही उपाय है कि आप लंबा सोचें और देखें इसके पहले जब ऐसा हुआ था तो क्या हुआ था। आपके पास एग्जांपल्स हैं 2001 के, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के, जब मार्केट 54% गिर गया था। कोविड में 1 महीने में मार्केट 38% गिर गया था, और उसके बाद का भी अपने को पता है कि वहाँ पे क्या हुआ था उसके बाद। तो ये इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको फेथ होना चाहिए हमारी कंट्री में, जो आज इन स्पाइट ऑफ सो मेनी थिंग्स वी आर सेफ। नंबर 2, वी आर स्टिल ग्रोइंग एट अ गुड रेट ऑफ GDP ऑफ 6.5-7। तो अगर हम बात करें 2015 में जो GDP अपना मार्केट का साइज़ था, आज उससे डबल है। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर 2035 में हम लोग मिलें तब ये वापस डबल हो जाएगा। तो अगर आपका ये अंडरस्टैंडिंग है तो आपको डरने की ज़रूरत क्या है? दिस इज़ अ अपॉर्चुनिटी टू बाय। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपका गोल 7 साल 8 साल बाद है, तो आप 3 महीना 6 महीना सोच के क्यों डर रहे हैं? और एक चीज बीच में, सॉरी मैं आपको बीच में टोका, लेकिन सवाल एक दूसरे तरीके के भी सवाल आते हैं हमारे पास। दूसरा सवाल ये है जो आज के शोज में भी और डेली के शोज में हमारे पास आ रहे हैं, लमसम इतना अमाउंट पड़ा हुआ है और कितना डाउन जाएगा निफ्टी, क्या अभी सारे पैसे लगा दें? तो मतलब सवाल मेरा ये है कि अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना हो, सही टाइम क्या होता है? बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि सही वक्त कौन सा है? क्या जब बाजार टूटने लगे तब सही वक्त है, या कोई भी वक्त सही वक्त होता है? लमसम लगाना चाहिए या थोड़ा थोड़ा करके SIP के माध्यम से जाना सही स्ट्रेटजी होती है? क्या सजेस्ट करते हैं आप? मेरे हिसाब से कोई सही वक्त नहीं होता और हर वक्त सही होता है। अभी आप बोलोगे दोनों कैसे बोल रहे हो आप? अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं और आपको एक हर महीने एक इनकम आती है आपके बैंक में, तो SIP आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है,
कि आपकी इनकम आई, आपने खर्चा किया, जो पैसा बचा आपने इन्वेस्ट कर दिया, और हर महीने वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग इसको बोलते हैं, वो अपने आप इन्वेस्ट होते रहता है। अभी लमसम की जो बात है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि लमसम अभी करना चाहिए कि नहीं। अभी अगर जब कोविड का समय है, अभी उस टाइम पे लमसम करने का सबसे बेस्ट टाइम था, लेकिन तभी आपके पास धैर्य नहीं होता है कि पता नहीं क्या होगा, दुनिया रहेगी कि नहीं होगी। जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो असमंजस हमेशा रहता है कि सही क्या टाइम है, तो हम लोग बोलते हैं कि आप सिंपल रखिए, आपको टाइम करना ही क्यों है। आप एक लमसम डालिए एक लिक्विड फंड में, और वहाँ से आप एक सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान करिए, जो SIP का एक सिमिलर तरीका है, जो लिक्विड फंड से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफ़र करेगा एक इक्विटी फंड में, और अगले 6 महीने, अगले 12 महीने, अगले 15 महीने आप डिवाइड कर दीजिए पैसे को। और वैसे भी आपका होराइजन 5 साल है जब आप आ रहे हैं तो। बिल्कुल। और उससे क्या होता है कि एज अ न्यू इन्वेस्टर जब भी आप डाल रहे हैं, तो पहले से आप कभी नेगेटिव देख नहीं पाते, क्योंकि अगर आपने पहले मंथ में डाल दिया और नेगेटिव हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस तो वैसे ही टूट गया है, और गिरेगा तो आप पक्का निकाल देंगे लॉस में। और अगर आप STP कर रहे हैं तो लमसम डाल रहे हैं, तो 3 महीने में सिर्फ आपकी 3 ही किस्त गई हैं। 70% प्रेशर तो आपका ऑलरेडी वैसे ही पड़ा है, और उस पर भी 6%, 5.5-6% आपको रिटर्न आ रहा है। तो चांसेस है कि आप कंटिन्यू करेंगे और ये पूरी जर्नी ख़त्म करेंगे 5 या 6 साल की जिसके लिए आए हैं आप। तो दिस इज़ द राइट वे कि आप टाइम नहीं करिए, या STP करिए, और अगर आपके पास हर महीने इनकम है तो SIP करिए। तो सीधे सीधे मतलब ये है कि जैसे जो लोग जो सवाल पूछते हैं अभी लमसम अमाउंट के लिए, एक मुश्त पैसे लगाने के बजाय सीधे लिक्विड फंड में STP करने का विकल्प है, जो कि सीधे ट्रांसफ़र होकर के आपके इक्विटी फंड में हर महीने एक अमाउंट जाता रहे। दूसरी बात है कि एसेट एलोकेशन, जो बोलते बहुत हैं लेकिन करते बहुत कम है, कि आप सब कुछ इक्विटी में मत डालिए। आपके पास सब चीज़ होना चाहिए। एक डेट फिक्स्ड इनकम बोलते हैं इसे, डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, एक इक्विटी होना चाहिए, एक गोल्ड होना बहुत ज़रूरी है, और एक इंटरनेशनल इक्विटी भी काफ़ी सारे फंड्स हैं आज के टाइम पे जिनमें काफ़ी मटीरियल एक्सपोजर है इंटरनेशनल का, वो भी आप ले सकते हैं। अच्छा, बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि सर अमीर कैसे बने, तो छोटी छोटी SIP से या छोटी छोटी इनकम से क्या उनको सजेस्ट करेंगे आप कि कितनी SIPs करके, हालांकि अमीर शब्द थोड़ा सा ऐसा है, हर व्यक्ति के लिए उसकी परिभाषा अलग होती है। हाँ जी। तो मान लीजिए कि एक रेडी पटली वाले से लेकर के और ऊपर की क्लास तक अगर हम देखें, तो अपनी इनकम का कितना हिस्सा हमको SIPs में डालना चाहिए, और किस तरह के 15 साल 20 साल के बाद किस तरह की एक्सपेक्टेशन हमको रखनी चाहिए, अगर कुछ इसका आप कुछ भी ब्यौरा दे सकें। अगर आप एक लॉयर हैं या एक डॉक्टर हैं, और या फिर आप एक आर्किटेक्ट हैं, जिनकी इनकम है वो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, मतलब आपका प्रोजेक्ट ख़त्म होता है फिर आपको एक साथ एक पैसा आता है, या फिर अगर आप सैलरी एम्प्लॉय तो आपकी मंथली इनकम है, तो आप दोनों चीज़ों का डिफरेंट वे है मैनेज करने का। तो आप स्टार्टिंग से ही एसेट एलोकेशन को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप SIP भी कर रहे हैं तो आप ऐसे उसको डिवाइड करिए कि पैसा गोल्ड में भी जाए, डेट में भी जाए, इंटरनेशनल में भी जाए, और इक्विटी में भी जाए। तो आप SIP को डिवाइड कर लीजिए 5 हिस्सों में, जिसमें पैसा डिवाइड हो जाए। और वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, विच इज़ P × 1 + R/100⁴ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वो R नहीं है जो 11-12% का, सबसे इम्पॉर्टेंट है N, विच इज़ नंबर ऑफ ईयर्स। तो क्योंकि आप जब कंपाउंड करते हैं पैसे को लंबे टाइम के लिए, तो पैसा एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। तो अगर आप बात करें एक नॉर्मल पर्सन की जो सिर्फ एक 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर सकता है, और मैं अगर एक कैलकुलेशन पर्पस के लिए 12% पकड़ता हूँ, जो लॉन्ग टर्म का निफ्टी का रिटर्न है, सेंसेक्स का रिटर्न है, तो अगर आप 10,000 पर मंथ करते हैं अराउंड 20 साल के लिए, तो आपका नियरली अराउंड 1 करोड़ बन जाता है। और अगर आप वो 5 साल और कंटिन्यू करते हैं तो वो 2 करोड़ हो जाता है। तो दैट इज़ द मैजिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ सर, 10,000 का आपने उदाहरण दिया, 20 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए आपके पास हो जाएंगे अगर आप कॉन्टिन्यूटी में। अगर आपने एक शब्द और इस्तेमाल किया एसेट एलोकेशन को लेकर के, तो अगर एसेट एलोकेशन करते समय किन बातों का ध्यान रखें? मान लीजिए कि 10,000 की SIP चल रही है, उस 10,000 में से कितना हिस्सा हमको इक्विटी में डालना चाहिए,
कितना हिस्सा सामान्य व्यक्ति के लिए, हाँ, क्योंकि sure. हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हाँ क्राइटेरिया जी, हाँ होगा, जी, किसी हाँ के पास जी। ड्यूरेशन है नहीं है, कितना हिस्सा गोल्ड में या सिल्वर में, कितना हिस्सा डेट फंड में, कोई इसका कोई फिक्स फार्मूला है? सो जो मैं सजेस्ट करता हूँ हमारे क्लाइंट्स के लिए इज़ अराउंड 65 to 70% आपका पैसा एक्विटी में होना चाहिए, और 70% में से आप 10 से 15 इंटरनेशनल एक्विटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे इमर्जिंग मार्केट फंड्स हैं या यूएस रिलेटेड 70% ग्लोबल फंड्स हैं, और जो लास्ट का 35 है या 30 है उसमें आप 15 से 10% आप गोल्ड सिल्वर में कर सकते हैं, और बाकी प्योर डेट। अगर ये 3-4 आप कर दें तो आपका एक्सपोजर डॉलर पे भी हो जाएगा, क्योंकि डॉलर इंडिया में अगर आप लॉन्ग 20 साल का रिटर्न देखें एक यूएस इन्वेस्टर के लिए गोल्ड का, तो अराउंड से 11% है, बिल्कुल। लेकिन इंडिया का रिटर्न गोल्ड का ही रुपीज़ में 14.5% है। तो जो एक्स्ट्रा 3-3.5 मिला है वो मिला है बिकॉज डॉलर अप्रिशिएट हो गया। तो जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई भी इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कमोडिटी में, लेकिन आप डॉलर में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब आप नैस्डैक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नैस्डैक का रिटर्न तो मिलता ही है, प्लस आपको डॉलर का रिटर्न भी मिलता है। सो इससे क्या होता है कि आपका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाई हो जाता है, और हर साल हर टाइम इंडियन मार्केट तो चलने वाला नहीं है। बिल्कुल। कभी गोल्ड चलता है, कभी इंटरनेशनल चलता है, कभी हाँ, मतलब पर यह है कि अगर आपका मिक्स पोर्टफोलियो रहेगा, एक सही एसेट एलोकेशन रहेगी, तो कुछ ना कुछ तो चलेगा। तो इस वजह से मतलब कुछ कुछ रिटर्न आपको मिलते रहेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब मार्केट गिरती है, हम्म। ऐसा टाइम आता है तो सब लोग बोलते हैं कैश इज़ किंग। जब भी युद्ध का माहौल है और सब जगह डर का माहौल है, और अगर आपके पास उस टाइम कैश है तो आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास 100% इन्वेस्टेड है ऑल टाइम्स, तो आप कैसे फ़ायदा उठाएंगे? और उस टाइम पे मैं बोलूँ आपको एफडी तोड़ के डाल दो, तो मुझे तो लगता नहीं आप डालोगे। बिल्कुल सही बात है। अब सर अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एक खास फंड को लेकर के हर बार हम जो है आप जैसे फनकार से जो है बातचीत करते हैं, और आप अपने क्षेत्र के फनकार हैं फंड के। फ्लेक्सी कैप सर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। हम एमफी के डेटा देखते हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि रुझान बड़ी तेज़ी से जो है यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग कैटेगरी में आपका सबसे फेवरेट फंड जो है वो कौन सा है? निश्चित रूप से हर तरह के फंड होने चाहिए पोर्टफोलियो में, लेकिन आपका फेवरेट फंड कौन सा है? उसके बाद से फ्लेक्सी कैप पे बात करेंगे थोड़ी सी। सर मेरा मतलब मैं नाम ले सकता हूँ, मुझे पता नहीं। हाँ, फंड का नाम ले सकते हैं, कंपनी का नाम लेना लें जी। सी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी इज़ द फेवरेट कैटेगरी बिकॉज इट इज़ अनकंस्ट्रेंड। मतलब फंड मैनेजर के पास पूरी आज़ादी है कि उसको क्या लेना है, कौन से कैप में उसको इंटरेस्ट है, वैल्यू लेना है, ग्रोथ लेना है, मोमेंटम लेना है, उसके पास पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कहीं भी जा सकते हैं। और उसमें कोई कैप का बायस भी नहीं है कि आपको 20% ही लेना पड़ेगा या 25 लेना पड़ेगा। तो आई थिंक सबसे डाइवर्सिफाइड और अनकंस्ट्रेंड कैटेगरी फ्लेक्सी कैप है। और आज भी सारे जो बड़े फंड्स हैं मार्केट में, वो सबसे बड़े साइज़ के फंड्स भी फ्लेक्सी कैप ही है। अगर आप कोटक का ले लें, पराग पारिक का ले लें, आई थिंक सारे काफ़ी बड़े बड़े फंड्स हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहा है टुवर्ड्स इक्विटी, उसको एक फ्लेक्सी कैप फंड लेना चाहिए, और साथ में एक मल्टी कैप फंड भी लेना चाहिए, क्योंकि उसमें 50% स्मॉल एंड मिड कैप हमेशा रहता है एज पर सेबी मैंडेट। तो उसको दोनों का एक फ़ायदा मिलता है। अच्छा, मान लीजिए कि जैसे पहली एसआईपी जो लोग शुरू कर रहे हैं, हाँ जी, अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिलती हैं लोगों की। कुछ जो है फंड मैनेजर कहते हैं कि अगर आप शुरू कर रहे हैं तो लार्ज कैप से शुरू कीजिए, कुछ लोग कहते हैं फ्लेक्सी से शुरू कीजिए। आपका व्यू क्या है कि अगर चुनना हो, और एक ही मान लीजिए कि एसआईपी एक ही चल सकती है, 2000 की, 4000 की, 5000 की, जिसकी जितनी क्षमता, अगर एक एसआईपी शुरू करनी है तो वो कौन सी होनी चाहिए पहली एसआईपी, लार्ज कैप या फिर फ्लेक्सी कैप? फ्लेक्सी कैप में जो सारे फंड्स हैं उनमें 65% मोस्ट ऑफ देम आर लार्ज कैप। तो दे मूव बिटवीन से 55 लार्ज कैप टू 80 लार्ज कैप। तो इनडायरेक्टली आपको लार्ज कैप का फोकस मिल ही जाता है। और अगर फंड में सच में लग रहा है कि स्मॉल एंड मिड कैप में सच में वैल्यू ज़्यादा हो गई है, एज एन कम हो गई है, और उनको काफ़ी उसमें आगे रुझान अच्छा लग रहा है, तो उन लोग मूव कर सकते हैं। और लार्ज कैप में क्योंकि सारे बड़ी कंपनीज ही हैं, और जैसे जैसे मार्केट बड़ा बनेगा, सारे आईपीओ जो आ रहे हैं आज, वो ज़्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप में ही आ रहे हैं। बिल्कुल।
और अगर हम बोल रहे हैं कि अगर मार्केट का जो मार्केट कैप है 4 ट्रिलियन का 8 ट्रिलियन हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ स्मॉल एंड मिड कैप Small कंपनीज cap में में आएगी। तो आप वो पूरा ग्रोथ मिस कर देंगे, और क्योंकि आप 7-10 साल के लिए डाल रहे हैं, तो क्यों ना फ्लेक्सी कैप में डालें जिसमें आपको तीनों चीज़ मिलती हैं, स्मॉल, लार्ज एंड मिड। ठीक है, ये बड़ा अच्छा आपने बताया। तो जो भी दर्शक हमारे देख रहे होंगे उनको ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास एक ही 2 विकल्प हैं, तो फिर फ्लेक्सी कैप आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा और शायद यही वजह है कि इतना पॉपुलर हो रहा है। हाँ जी, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और जो भी नए फंड्स भी आ रहे हैं, देख रहे हैं कि सबसे फर्स्ट फंड जो निकालते हैं वो फ्लेक्सी कैप ही होता है। अच्छा, रिटर्न के हिसाब से चूँकि आप तो लंबे समय से ट्रैक कर रहे हैं, तो अगर आप एक चूँकि लोग आकर्षित आपकी बातों से तभी होंगे जब उनको नहीं 10 साल में इतना रिटर्न रहा है। सामान्य तौर पर हम फ्लेक्सी कैप में किस तरह के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? क्या सी अगर आप एक्सपेक्टेशन? होल्ड कर रहे हैं 7 से 10 साल, हुँ, तो मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन ऑफ 12 to 14% इज़ अ वेरी गुड एक्सपेक्टेशन। हुँ, आपको उसके ऊपर जो भी मिल गया वो बोनस है, और अगर सच में आपको 25% मिल गया है, तो मैं तो बोलूँगा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए आपको क्योंकि ये सस्टेनेबल रिटर्न नहीं है। हुँ। अच्छा सर, मान लीजिए कि जैसे अब जैसे ये तो बात हो गई फ्लेक्सी कैप को हाँ लेकर जी। के कि फ्लेक्सी कैप आपके पास ज़रूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये आपने बता दिया। एक तो रिटर्न अच्छे हैं, दूसरा आपको पूरे बाज़ार का समावेश एक फंड में मिल हाँ जी, जाता है। हाँ जी। आपको अलग-अलग फंड जो है वो लेने की आवश्यकता नहीं है। हुँ। लेकिन अगर हमको एक पोर्टफोलियो बनाना हो, इक्विटी का हाँ पोर्टफोलियो, जी। तो 4-5 फंड में अगर मान लीजिए मुझे अपनी 10,000 की एसआईपी डिवाइड करनी हो, तो वो किस तरीके से आप डिवाइड करने की सलाह देंगे? तो जैसे मैंने बताया कि एसेट एलोकेशन करना है हमें, हुँ, तो मैं डिवाइड करूँगा एक लार्ज एंड मिड कैप फंड में, हुँ, एक फ्लेक्सी कैप फंड में, हुँ, एक मल्टी कैप फंड में, एक गोल्ड फंड में, हुँ। और एक डेट फंड में। आई थिंक ये 5 अगर आपके पास हैं, तो इवेंचुअली आई थिंक यू विल डू वेल। अच्छा। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं मतलब ख़ास तौर से अगर हम बात करें एमफे के डेटा की, हाँ जी। लोगों का क्रेज़ जो है वो हमने देखा 2020 के बाद स्मॉल कैप पे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। हुँ। तो फ़ोकस क्या, अगर फ्लेक्सी कैप तो है ही आपके पास, अगर फ्लेक्सी कैप के बाद अगर हमको लेना हो एक, तो क्या लार्ज कैप और मिड कैप पे फ़ोकस जैसा आपने उदाहरण दिया, या एक स्मॉल कैप फंड होना ज़रूरी है अलग से? वो जो लोगों के एक मन में फैंसी होती है, जैसा आपने भी कहा कि छोटे शेयर जो है वो बड़ा धमाका कर सकते हैं। तो फिर एक स्मॉल कैप क्यों ना रखें खाली अलग से? सी स्मॉल कैप की वोलेटिलिटी को हैंडल करने की एक अलग प्रॉब्लम है। मुझे चाहिए कि वो जो इन्वेस्टर हैं, वो लंबे समय तक टिके रहें। अभी मैं अगर आप मल्टी कैप लेते हैं, तो उसमें 50% मिड एंड स्मॉल कैप है। फ्लेक्सी कैप में मैंने बताया 60 to 65 लार्ज कैप होता है, 35 मिड कैप स्मॉल कैप होता है, और लार्ज एंड मिड कैप भी 35% मिड कैप रहता है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन में उनके पास स्मॉल कैप होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो एक फंड का पार्ट है, एक बंडल में आ रहा है, तो उनको वो दर्द नहीं होगा जब स्मॉल कैप गिरेगा। आज 2024 से स्मॉल कैप नियरली 23% डाउन है, और सबसे ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप में कब आता है? जब पैसा बन रहा होता है, बन रहा होता है, जब बिल्कुल लास्ट सही। 1 ईयर दिखता है 25% रिटर्न। तो और तभी लोग डालते हैं लमसम, ऐसा ही भी नहीं करते, हाँ, मोटा है बहुत, सही बात। क्योंकि लालच जो है ना, वो एक ह्यूमन नेचर है कि आप देखिए जो भी क्वेश्चन पूछते हैं तो देखते हैं कि लास्ट 1 ईयर रिटर्न क्या है। तो गोल्ड में पैसा तब नहीं आया जब गोल्ड चला नहीं, गोल्ड चलने के बाद पैसा आया है, और जिन्होंने नहीं बेचा उसमें, तो उनका रिटर्न ऑब्वियसली कम हो गया है अभी। तो मेरे हिसाब से आप अगर आप होल्ड कर सकते हैं अपने धैर्य को, आप पेशेंस रख सकते हैं, तो स्मॉल कैप में डालना कोई बुरी बात नहीं है। बट अगर आप टिके नहीं रहेंगे, क्योंकि स्मॉल कैप का जो ड्रॉ डाउन है वो काफ़ी ख़राब रहता है, एंड इट कैन फॉल अप टू 30%, 40%। 2018 जैन से कोविड के 2020 में स्मॉल कैप फेल मोर देन 45%। अभी कितने लोगों ने होल्ड किया, होल्ड किया। कितने क्योंकि लोग टिके रहे? 2020 की स्टोरी तो सुनाते हैं पर उसके पहले की स्टोरी नहीं सुनाते। बहुत ज़रूरी है सुनाना, बहुत ज़रूरी है। एक फंड हाउस है जो उनके स्मॉल कैप फंड की मार्केटिंग करते हैं और दिखाते हैं कि ये फंड ने माइनस इतना रिटर्न दिया था, ये देख के आप आइए। नहीं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि भाई स्मॉल कैप की वोलेटिलिटी को झेलने का अगर मादा नहीं है, तो मतलब बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और कोशिश ये करिए कि मतलब मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप का आपने उदाहरण दिया, लार्ज एंड मिड कैप फंड का उदाहरण दिया, इस तरह के फंड के माध्यम से जाएँगे, तो आपका फंड मैनेजर अच्छे तरीके से मैनेज करेगा। एग्जैक्टली। आप कम से कम इस तनाव से मुक्त रहेंगे। और इसमें एक और चीज़ है कि जब भी
ये बंडल फंड्स में समझिए स्मॉल कैप बहुत बढ़ गया, क्योंकि उसको मेंटेन करना है वो परसेंटेज, तो उसको ज़बरदस्ती बेचना पड़ेगा और वो स्मॉल कैप बेच के वापस लार्ज कैप में आ जाएगा। तो और उसको कोई कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा आपको, क्योंकि टैक्स एफिशिएंसी है, क्योंकि एक फंड में ही दोनों चीज़ें हैं। अगर आप स्मॉल कैप बढ़ गया और आपने बेचा तो आपको बहुत कैपिटल गेन आएगा, लेकिन वो बेचेगा तो कैपिटल गेन नहीं आएगा आपको, क्योंकि आपने बेचा नहीं है, उसने अंदर बेचा है फंड में। चलिए सर, तो काफ़ी अच्छी बातचीत रही, और जाने से पहले एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ करना चाहेंगे। और सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि खाली टाइम पे क्या आपको पसंद है, क्रिकेट देखना, क्रिकेट खेलना, या मूवी देखना? क्रिकेट देखना, म्यूज़िक सुनना और मूवीज़ देखना, तीनों के हम फैंस हैं। फैन है। चलिए, बहुत अच्छी बात सर। लेकिन अगला सवाल ये रहेगा कि अगर आपको चुनना हो, खासतौर से अभी हाल की रैली के बाद, तो आप किसे चुनेंगे, सोना या चांदी? अभी अगर पैसे लगाने हो तो किस में लगाएंगे? सोना, डेफिनेटली सोना। मार्केट में अगर पैसे लगाने हो तो अभी किस में लगाने चाहिए इस गिरावट में? स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, किस में आपका ज़्यादा भरोसा अभी दिखाई दे रहा है? जो मैंने बताया, आप तीनों में डिवाइड कर लीजिए, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप, और हर फॉल पे आप टॉप अप करते जाइए, और आप तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तनाव कम करने के लिए क्या करते हैं सर? कभी होता है तनाव, या होता ही होगा? कोविड में सच में हुआ था, हम्म, क्योंकि जब मैंने शुरू किया तभी उसके बाद एक डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, जब 30,000 का इंडेक्स 22,000 हो गया था वो अनाउंसमेंट आने के बाद। और 2015 और 17 में मार्च 17 मार्केट 30,000 ही था। लेकिन 17 में जो स्मॉल कैप की रैली आई, और उसके बाद 18 में जब स्मॉल कैप गिरा और लार्ज कैप न्यू हाई मार रहा था, तब बहुत तनाव हुआ था, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा पोर्टफोल्यो गिर क्यों रहा है जब लार्ज निफ्टी बढ़ रहा है। तो बात सही। हाँ सर, जाते जाते अभी की सिचुएशन पे लोग काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, काफ़ी तनाव है लोगों को। अभी सिचुएशन मार्केट की, और कितना टूटेगा ये क्लैरिटी नहीं है, कितने लंबे समय तक बाजार रिकवर नहीं होगा ये पता नहीं है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो बाहर से है, घर की प्रॉब्लम नहीं है। क्या सजेशन, क्या भरोसा हमारे दर्शकों को आप जाते जाते देना चाहेंगे? क्या इस समय एसआईपी रोकनी चाहिए, एसआईपी बढ़ानी चाहिए, कैश पे रहना चाहिए? जाते जाते क्या संदेश देंगे हमारे दर्शकों को? जब भी आप एक फ़्लाइट में ट्रैवल करते हैं, अपनी सीट पे बैठे हैं आराम से, और टर्बुलेंस हो जाता है, तभी भगवान को कहाँ याद करते हैं हम लोग। लेकिन आपको भरोसा है कि जो पायलट है वो मुझे बचा ही देगा, क्योंकि उसने इतना सब श्रम किया है, उसको ऐसे ही तो बनाया नहीं होगा कंपनी ने पायलट। तो आपको इतना भरोसा है कि मैं कितना भी लंबी मेरी जर्नी हो, मैं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि वैसे भी आप कर क्या सकते हैं, क्योंकि आपके कंट्रोल में कुछ है नहीं। तो अभी सिचुएशन काफ़ी सिमिलर है। आप अपने गोल के हिसाब से, जो 7 साल दूर है, 8 साल दूर है, उसके लिए हर महीने आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। मार्केट में क्या हो रहा है, ट्रम्प जी क्या करेंगे, ईरान में क्या होने वाला है, इसराइल में क्या होने वाला है, आपके हाथ में नहीं है। ना आपको मालूम है, ना जो टीवी बोलते हैं उनको मालूम है क्या होने वाला है। लेकिन आपको एक पक्का पता है कि जब ये ख़त्म होगा तब इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री उभरने वाला है, और आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स उसी के साथ बढ़ेंगे भी, क्योंकि जैसे मुनाफा बढ़ेगा तो आपको इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे। तो वो सोच से आप इन्वेस्ट करिए, भरोसा करिए इंडिया की स्पिरिट को और इंडिया के ग्रोथ को, क्योंकि इंडिया में जो एंटरप्रेनर्स हैं वो दिन रात आज भी मेहनत कर रहे हैं मुनाफा बढ़ाने के लिए, और वो आपका मुनाफा बढ़ाएंगे क्योंकि आप उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभिषेक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को काफ़ी भी बहुत कुछ नई सीखने को चीज़ें मिली होंगी। और मैं आपका धन्यवाद करने से पहले, जो 2-3 मोटी बातें समझ में आई हैं और या समझनी चाहिए इस पूरी बातचीत से, एक तो ये, बाज़ार को आप टाइम नहीं कर सकते, वो करने की कोशिश मत कीजिए। आपने जो अपने लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं उसके आधार पर अपनी एसआईपी चालू रखिए, कंटिन्यू करिए। जब जितने समय में आपका गोल पूरा होने वाला है, उतने समय के लिए अपनी एसआईपी जो है वो कंटिन्यू कीजिए। बहुत लोग लमसम को लेकर के सवाल कर रहे हैं, उसके लिए एक बड़ा अच्छा विकल्प जो है एसटीपी का सुझाया गया है, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप सबसे ज़्यादा पसंदीदा फंड में से है अभिषेक जी के भी, और बहुत सारे लोगों के फंड। तो वहाँ पर जो है आप मिड कैप, लार्ज कैप और सभी तरह के फंड्स का जो है आनंद ले सकते हैं। तो अगर आपको किसी एक फंड में ही पैसे लगाने हैं, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर छोटी एसआईपी आप शुरू कर रहे हैं, 500, 1000, 2000 की एक एसआईपी,
वो फ्लेक्सी कैप फंड हो सकती है। बाकी और जो लोग खाली क्लोजिंग देख रहे हैं तो वो लोग पूरा प्रोग्राम देखें और डिटेल में एनालिसिस जो है अभिषेक जी का सुनता रहें। और हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य जा करके हमें बताएं। अभिषेक जी की बातचीत कैसी लगी वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अभिषेक सर बहुत अच्छा लगा आज थैंक की यू सो चर्चा। मच, थैंक यू सो बहुत मच, बहुत धन्यवाद थैंक यू। आपका आज की इस चर्चा में। तो फंड के फनकार के इस खास एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर एक खास फनकार के साथ जुड़ेंगे जो आपके फंड्स को, आपके पोर्टफोलियो को और बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।